हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए क्लास 10th के लिए विज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैंने इस वीडियो में ये देखिए आप लोग के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इधर बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शामिल किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाकी इसमें मैंने न्यूमेरिकल भी शामिल किया हुआ है। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्टिंग के इन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो पहला ही प्रश्न है आप लोग देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पेयजल है, ठीक है, यानी पीने वाला जल है, उसको जीवाणु रहित करने के लिए क्या किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, आपका चार्ट है, ऑप्शन है। तो इसमें से जो आप लोग का ये फोर्थ ऑप्शन है वो सही है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देखिए CaOCl2, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको आप लोग विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग का पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है यह प्रश्न, ठीक है। चलो, जो नेक्स्ट प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखो, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 2 होता है, 7 होता है, 0 होता है, ये 14 होता है। तो भाई शुद्ध जल एकदम है तो उसका पीएच मान ऑब्वियसली है कि 7 होगा। देखो, दो चीज़ें होती है, एक 7 होता है, 7 से नीचे जो चीज़ें हो, मतलब वो क्या होती है, जो 7 से नीचे वो चीज़ें अम्लीय होती है। जिनका पीएच मान 7 से नीचे हो वो अम्लीय है, जिनका 7 से ऊपर हो उनका मतलब वो क्षारीय होती है। और जो मतलब जिनका एकदम साथ रहे, ठीक है, वो क्या होती है, वो एक तरह से मतलब लवण उनको हम लोग बोलते हैं, वो एक तरह से शुद्ध होगा। जैसे जल का शुद्ध मतलब जल का शुद्ध जल का पीएच मान पूछा है तो वो 7 होगा। तो जो अम्लीय रहेगा उसका पीएच मान 7 से कम रहेगा, जो क्षारीय रहेगा उसका 7 से अधिक रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, अम्ल क्षार में ये अंतर है। चलो, अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय में, मुंह में, या आमाशय में, या यकृत में। देखो, बहुत सारे लोग इस प्रश्न का फर्स्ट ऑप्शन सही मारेंगे, लेकिन गलत है। पित्त रस का स्राव पित्ताशय में नहीं बल्कि यकृत में होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कई बार ये प्रश्न आपसे पूछ देता है और ऑप्शन में ये पित्ताशय जरूर देता है। अधिकांशतः लड़के 90% लड़के पित्ताशय पे ही क्लिक करते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है भाई साहब, ये यकृत में सही है। चलो, अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि मुकुलन पाया जाता है। भाई सीधे सीधे आप लोग याद रखिए कि मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। ये मुकुलन क्या होता है? तो मुकुलन एक जनन की विधि होती है, ठीक है। तो सिंपली इसको याद रखिएगा, इसके लिए फेमस है हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन जनन पाया जाता है, ठीक। चलो, ये चौथे नंबर के बाद हम लोग पांचवा नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धनन होता है। ओके, जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है, यानी इमेज होती है, उसका आवर्धन क्या होता है, या आवर्धनन क्षमता जिसको आप लोग बोलते हो। तो देखो, आवर्धन क्या होता है, आवर्धनन क्षमता या आवर्धन इक्वल टू, आप लोग जानते हो कि प्रतिबिंब की लंबाई आई बटा वस्तु की लंबाई ओ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धनन बोलते हैं। तो यहाँ समतल दर्पण जो होता है, इसमें आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग के घर शीशा होगा ना, समतल दर्पण मतलब जो एकदम सपाट हो, ठीक है, एकदम सपाट एकदम सीधा हो। तो उसमें समतल दर्पण में होता क्या है कि मतलब जो फिगर होता है, यानी जो आपकी इमेज बनती है और जो ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, वो उनकी लंबाई या सेम बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार इमेज की लंबाई आई और वस्तु की लंबाई ओ अगर सेम रहे, मतलब ऊपर भी जितना है नीचे भी उतना ही रहे, तो ये तो भाई कटकर एक आएगा हमेशा। तो वही होता है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धनन हमेशा एक होता है, ठीक है। तो देखो, ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें एक से कम होता है ये गलत, एक से अधिक होता है गलत, अनंत होता है गलत, एक होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो एक होता है। कैसा होता है मैंने वो भी आपको समझा दिया। चलो, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। देखो, ये तो सिंपल प्रश्न है, इसको ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप मतलब बिना पेन यूज किए कर सकते हो। लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। भाई दर्पण मतलब फोकस जो भी दर्पण हो गया उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में अंतर मतलब संबंध क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि F=R/2 ये संबंध होता है। तो यहाँ से आप लोग, या यहाँ से आप R=2F भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है दोगुनी होती है किसके, दर्पण फोकस दूरी के। क्लियर है। तो देखो, यहाँ पे हमें फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो यहाँ से R=2F यानी 2 × F, F यानी 10,
ठीक है, क्योंकि हमें 10 दिया है तो 10 दूना का 20, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 10 मीटर 20 मीटर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ मीटर मीटर खेला किया है आपसे, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, चलो 6 के बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हाँ देखो यहाँ 6 के बाद ये 7 नंबर रहना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, उसके बाद ये शायद ये 8 नंबर रहना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 7 ये 8 रहना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको देख लेते हैं। निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। ओके, यहाँ पे ये एक परिपथ दिया हुआ है, यहाँ ए बिंदु है यहाँ बी बिंदु है, इनके बीच ये 3 प्रतिरोध दिया हुआ है और इसमें तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कुल प्रतिरोध। अब इस सर्किट में हम तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम, आप ऐसे मत गिन लेना कि ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, 2 ओम हो गया और यहाँ 0.5 ओम यानी 2.5 ओम पूरा मतलब हो गया। ये ऐसा तरीका नहीं होता है भाई, ये जोड़ नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। देखो यहाँ से ये आ रहा है तो यहाँ से ये 2 भागों में बढ़ जा रहा है और जहाँ ये 2 भागों में बढ़ जाएगा तो ये दोनों आप लोग का समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो समांतर क्रम वाला होता है इस दोनों को हम मिला देंगे और मिलाकर यहाँ फिर इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ एक स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट इन दोनों से मिलकर यहाँ पे स्ट्रेट एक सर्किट आ जाएगा और ये फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो फिर श्रेणी क्रम वाला फार्मूला मतलब यूज कर इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का फाइनल तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो 1 ओम जब इनको हम लोग मतलब इनको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हम लोग के किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। बस देखिए यहाँ पे केवल 2 है तो हम लोग 2 यहाँ पे ले रहे हैं, अगर आपके पास 3 हो तो 3 भी ले सकते हो, 4 हो जितने हो ले सकते हो। तो यहाँ 1 मतलब 1 और बटा R1 मीन्स ये और R2 मीन्स ये, तो R1 की जगह भी 1 तो बटा 1 प्लस 1 और बटा ये 1 है तो 1। अब इसको आप जोड़ो, तो इसको जोड़ोगे तो देखो आप लोग का ये आपका 1 हो जाएगा, ये मतलब आपका क्या आ जाएगा 1/r इक्वल टू, आप इसको जोड़िएगा तो वो आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ, 1 एकम 1 तो 1, ये फिर 1 एकम प्लस 1 तो 1 1 2, यानी आप लोग का 2/1 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ 1/r, हमें तो r का मान ज्ञात करना है ना यहाँ पे, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा यानी 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 यानी 0.5 सिंपल, क्योंकि ये अब 1 में भाग दोगे 2 से तो 0.5 आएगा। ये हम लोग का कितना हो गया, यहाँ 0.5 ओम हो गया। ठीक है, इन दोनों को हमने मतलब सॉल्व किया तो, और ये भी देखिए यहाँ पे 0.5 है। अब ये 0.5 और ये 0.5, ये दोनों किस क्रम में हो गए, ये देखिए एक ही मतलब लाइन में स्थित है तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 आर एन, मतलब जितना प्रतिरोध हो आप ले सकते हो। तो यहाँ केवल 2 प्रतिरोध है, एक 0.5 का एक 0.5 का, तो ये 0.5 प्लस 0.5 2 हम लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हम लोग जोड़ेंगे तो 1 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 1 ओम का है भाई, ये डी ऑप्शन सही है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ ए बी के बीच, 1 ओम। तो इस तरह से हम लोग तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो हम लोग इसके बाद अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न की प्रतिरोध का मात्रक है। ओके, जो प्रतिरोध होता है यानी रजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम का नियम कि V इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है, ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। यहाँ से देखो ये R हम लोग क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। तो R इक्वल टू V बटा आई, और पूरा बदल देंगे तो R इक्वल टू V बटा आई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से R इक्वल टू R का हमें मात्रक निकालना है, तो V का मात्रक बटा I का मात्रक, V यानी वोल्ट यानी विभवांतर, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और बटा ये I यानी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का ये जो R है यानी रेजिस्टेंस है उसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, और इसी को हम लोग ओम बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक ओम, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है। ओम प्रति मीटर गलत है, ओम मीटर गलत है, मीटर प्रति ओम ये भी गलत है। यहाँ पे देखो आपसे एक खेला कर सकता है, काफ़ी लड़के सीधे सीधे याद रखते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन देखो यहाँ पे उसका मात्रक मतलब जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, और इसी को हम लोग ओम बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना कि अगर जो प्रतिरोध है उसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है तो यहाँ आपको ऑप्शन में ओम ना देकर कहीं वोल्ट प्रति एम्पियर दे दे। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर दे दे,
यहाँ पे मान लो ओम नहीं दिया है और केवल आप लोगों ने ओम याद कर रखा है, तो फिर तो आप कन्फ्यूज मतलब आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगी कि ये कौन होगा इसमें से भाई साहब, और उल्टा कहीं आप मार दो। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है मात्रक प्रतिरोध का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो एकदम अच्छे से आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलो ये हम लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारे के सारे खत्म हुए। अब चलो हम लोग का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग समझ लेते हैं जो इधर है। लेकिन इसके लिए देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके लिए मैंने ये फिगर भी बना रखा है आपको समझाने के लिए, तो इसको साइड रखता हूँ, आपको फिगर समझाऊंगा अच्छे से मैं। प्रश्न क्या है आप लोग स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हो कि धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। पल्मोनरी सीरा में किस प्रकार का रक्त बनता है या बहता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। उसके अलावा या इस प्रकार से इस प्रश्न को पूछ सकता है कि धमनी और सीरा में 4 मुख्य अंतर बताइए। मतलब ये पीछे कुछ इस प्रकार से पूछा हुआ है। बाकी आप लोगों से ये भी केवल पूछ सकता है कि धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, सिंपल इतना से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग सारी चीज़ें देख लेते हैं, सारा चीज़ें कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए आप लोग के एग्जाम में कि धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए या धमनी और सीरा में मुख्य 4 अंतर लिखिए, तो आप ऐसे उत्तर लिखोगे और लिखोगे कि धमनी और सीरा में निम्न अंतर है। ठीक है, ऐसे लिखोगे और उसके बाद 2 सेक्शन बनाओगे। ये बीच में आप लोग मतलब लाइन खींच लोगे और 2 सेक्शन बनाओगे। ठीक, और इधर आप लोग लिख देना, इधर आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप इधर लिख देना धमनी और इधर आप लिख देना सीरा। ठीक है, और धमनी में आप फर्स्ट दागिए और जो भी इसका गुण है आप लिखते जाइए। अब इसके गुण क्या है, चलिए हम लोग बारी बारी से, ये कई सारा मैंने इसका गुण एक तरह से या दोनों में गुण मीन्स इस धमनी का गुण और सीरा का गुण हम लिखेंगे और दोनों में हम समान तुलना करेंगे तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग फर्स्ट धमनी का गुण देखते हैं कि इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। ध्यान दीजिए जो धमनी होती है इसमें जो रुधिर होता है हृदय से अंगों की ओर बहता है, लेकिन सीरा में ऐसा नहीं होता है। जो सीरा होती है उसमें क्या होता है कि इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर देखो यार ये गलत मैंने लिख रखा है, नहीं ठीक ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, मतलब जो हम लोग का हार्ट होता है, हृदय होता है, उस हृदय से जो मतलब रुधिर होता है शरीर के चारों ओर अंगों में जाता है, और जो अंगों से मतलब जो रक्त होता है वो क्या होता है कि सीरा द्वारा फिर हार्ट में लाया जाता है। तो यही लिखा गया कि इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ये फिगर के माध्यम से, उसके बाद आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे। देखो ये मतलब ये आप लोग देखो ये आप लोग की धमनी है और ये आप लोग की क्या है, सीरा है। आप लोग की ये सीरा है, ये धमनी है, और ये दोनों मतलब ये दोनों की दोनों जो होती है ना, ये क्या होती है कि इधर मतलब आपका जो हार्ट होता है ना उससे ये दोनों की दोनों कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। अब देखो क्या होता है कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग का जो मतलब हृदय होता है उसी में से शुद्ध रक्त का पंपिंग होता है और पूरे शरीर में फैलता है। तो जो मतलब जो खून का पंपिंग होता है वह किसके द्वारा, वह धमनी के द्वारा पूरे मतलब अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो वही यहाँ पे चीज़ यही मतलब ये चीज़ लिखेगी इस इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ से पूरे अंग में कौन पहुंचाता है, धमनी। तो वही यहाँ पे लिखा गया है आप लोग का धमनी में। और सीरा क्या करता है कि जो मतलब और ये जो बहता है ना मतलब हृदय से मतलब जो एक तरह से मतलब निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो शुद्ध रक्त होता है। तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखना। और जो सीरा होती है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, जो सीरा होती है ना इसमें क्या होता है कि यहाँ से जब ये मतलब पूरे शरीर में चला जाता है तो वो मतलब क्या करते हैं ये शरीर उसमें मतलब पूरे खून खून बहने का क्या मतलब कि ऑक्सीजन का पूरा सर्कुलेट होना पूरा आपके शरीर में। फिर तब क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो मतलब शरीर होती है यूज कर लेती है, तो फिर क्या होता है कि उस रक्त को शुद्ध करने की फिर ज़रूरत होती है। तो वह जो पूरे अंगों तक फैला होता है रक्त यानी खून, वो क्या करती है कि ये सीरा मतलब सभी अंगों से बटोरती है और फिर उसको ले जाकर मतलब यहाँ हार्ट में पहुँचा देती है, और फिर उसको मतलब ये मतलब हार्ट शुद्ध करता है और फिर इस पंपिंग द्वारा धमनी के द्वारा फिर भेज देता है। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और देखो यहाँ पे क्या होता है कि चलो आगे अभी हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन को करेंगे वैसे वैसे इस फिगर को समझेंगे। तो धमनी और सीरा में निम्न अंतर है, आप धमनी और सीरा ऐसे 2 ऑप्शन बना लेना और फर्स्ट में लिखना कि इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। ठीक है, और इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है।
तो आशा करता हूँ ये जो पहला अंतर है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा ये याद रखना कि भाई जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उससे शुद्ध रक्त पूरे शरीर में मतलब पंपिंग द्वारा धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। और पूरे शरीर से मतलब जब जो रक्त गया है हृदय से पूरे अंगों में, तो अंगों में जाने क्या मतलब कि वो सारे अंगों में ऑक्सीजन का प्रवाह कर रहा है, और प्रवाह ऑक्सीजन का यूज हो गया तो फिर एक तरह से रक्त को शुद्ध करने की जरूरत है। यानी फिर वो क्या होगा कि सारे अंगों से जो होता है रक्त हृदय में आएगा, और किसके द्वारा आएगा? सीरा के द्वारा आएगा। तो एक तरह से आप ये भी एक गुण याद रख सकते हो कि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यानी शुद्ध रक्त बहता है, और जो सीरा होती है उसमें एक तरह से अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त कहने का ये मतलब होता है कि मतलब ऑक्सीजन रहित। क्लियर है आपको? तो ये फर्स्ट प्रश्न आप लोग मतलब फर्स्ट अंतर इनमें दोनों में याद रख सकते हो कि इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, और इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। क्लियर? चलो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड अंतर है कि हृदय की धड़कनों के कारण, ठीक है, हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। क्लियर? और सीरा में क्या होता है कि सीरा में ऐसा नहीं होता है। सीरा में क्या होता है कि सीराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी, वो एक सी रहती है, मतलब कंटिन्यू, मतलब एक ही समान रहती है। देखो क्या होता है कि देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि जब यहाँ पे मान लो आपका हार्ट है यहाँ पे, तो हार्ट में जो शुद्ध रक्त हो जाते हैं तो क्या करता है कि पंपिंग करता है, मतलब एक ही बार, मतलब अपने मतलब ऐसे, मतलब आपने देखा होगा रक्त मतलब हृदय ऐसे ऐसे धड़कता रहता है। धड़कने का क्या मतलब कि जब ऐसे धड़कता है तो वहाँ से उससे जो रक्त होता है निकलकर धमनी के द्वारा काफ़ी प्रेशर से आगे की तरफ बढ़ता है। तो ही यहाँ पे उसी चीज़ को लिख रहा है यहाँ पे कि ओके यार, चलो अभी वीडियो थोड़ा रोक दिया था, कुछ काम पड़ गया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेकंड अंतर आप लोग याद रखना कि हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ, अधिक दबाव मीन्स एक ही बार हार्ट मतलब जब पंपिंग करता है तो तेज बहता है, तो वही कह रहा है कि अधिक दबाव के साथ बहता है। लेकिन सीरा मतलब जो सीरा होती है नॉर्मल, उनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें मतलब नॉर्मली धीमी गति से ही रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है थर्ड नंबर कि इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं, ठीक है, और इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। देखो आप लोग की ये सीरा क्या है, मतलब देखो ये मतलब अभी ये देखो ये दिखाई दे रहा है ना, यही आप लोग का मतलब नॉर्मली इसी को हम लोग सीरा बोलते हैं। वेजल्स एक तरह से बोल सकते हैं, वेंस बोल सकते हैं। तो ये यही सीरा है, ठीक है, ये जो नसें आप लोग की ऊपर ऊपर दिखाई देती है। तो चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। चार नंबर चौथा अंतर दोनों में क्या कि ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है। ओके, जो धमनी होती है ना, ये धमनियाँ, ये क्या होती है कि मतलब प्रायः यह जो त्वचा होती है इससे दूर गहराई में स्थित होती हैं, लेकिन जो ये सिराएँ होती हैं ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती है। अभी मैंने जो बताया ये देखो, ये नॉर्मली ये हम लोग की क्या है, सिरा है, और धमनी हम लोग के अंदर मतलब ज़्यादातर मतलब अंदर ही पाई जाती है, पेटों वेटों में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अगला अंतर है कि ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती। ओके, मतलब मान लो जैसे जो धमनी है इनमें अगर रक्त प्रवाहित भी ना हो तो इनको मतलब दबाया नहीं जा सकता, पिचकती नहीं है जल्द, लेकिन इनको मतलब ये जो नसें होती है ना, ये अगर खाली हो तो ये पिचक जाती है, मतलब ऐसे दाबने पर चिपक जाएंगे। अभी ऐसे आप लोग इसको ऐसे दाबोगे ना तो आपको लग रहा है कि हम लोग इसको दाब रहे हैं, लेकिन ये दब नहीं रहा है, इधर उधर हो जा रहा है। लेकिन अगर इसी में रक्त प्रवाहित ना होना तो आसानी से इसको दाबा जा सकता है। ऐसे भी आप ज़्यादा ऐसे जोर लगाओगे ऐसे तो ये दब जाती है नॉर्मली, लेकिन ये वाली जो होती है ना जो धमनी है ये कठोर होती है, जल्द दबती नहीं है। वही यहाँ पे लिखा गया है, ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती है, लेकिन ये खाली होने पे पिचक जाती है। कौन? सीरा। क्लियर? इधर धमनी का गुण है, इधर सीरा गुण है, और एक ही गुण से दोनों और हम कंपेयर करते तो वो अंतर हो जाता है। चलो अगला देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इस गुण को, ये इंपॉर्टेंट है। एक पल्मोनरी धमनी होती है, ठीक है, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है। शुद्ध रुधिर कहने का मतलब क्या? ऑक्सीजन युक्त, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। देखो यहाँ पे मैं ऊपर आपको यहाँ पे ये डाउट क्लियर कर दूँ, याद रखिएगा, कई बार आप लोग को ये कन्फ्यूजन टाइप का बनेगा। जो धमनी होती है, ठीक है, और एक सीरा होती है, एक क्या होती है, एक आप लोग की होती है धमनी और एक होती है आपकी शीरा। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है, जो हार्ट से निकलता है और पूरे शरीर में फैलता है, और पूरे शरीर के अंगों द्वारा जो शीरा होती है पुनः मतलब अशुद्ध रक्त को हार्ट में लाती है। क्लियर? तो यहाँ जो धमनी होती है इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो शीरा होती है इसमें
अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन एक होती है पल्मोनरी सीरा, एक होती है पल्मोनरी धमनी, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो जो हमने देखा कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, तो अगर पल्मोनरी इसके आगे जुड़ जाए, ठीक है, कि पल्मोनरी धमनी, तो आप लोग याद रखिएगा उल्टा हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। क्लियर। और जो पल्मोनरी सीरा होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अगर पल्मोनरी जुड़ जाए आगे तो सेम उल्टा हो जाता है, जैसे धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और अगर कहीं पल्मोनरी धमनी आ जाए तो उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। क्लियर। और कहीं सीरा में हमेशा क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन कहीं पल्मोनरी सीरा आ जाए तो उसमें आप लोग याद रखिएगा कि शुद्ध रक्त बहता है। तो ये थोड़ा सा माइनर अंतर होता है धमनी और पल्मोनरी धमनी या सीरा या पल्मोनरी सीरा में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो था ना कि पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, वही पल्मोनरी धमनी को छोड़ दिया जाए, यानी जो अन्य धमनियाँ होती हैं तो उनमें क्या होता है कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब कि ऑक्सीजन युक्त। और यहाँ पे देखो पल्मोनरी सीरा को छोड़कर शेष सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। मैंने आपको बताया कि जो सीरा होती है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन आगे पल्मोनरी जुड़ जाए तो उसमें आप समझ जाना कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पल्मोनरी सीरा होती है उसको छोड़कर जितनी भी सिराएँ होती है उनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और अशुद्ध रक्त प्रवाहित होने का मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन रहित एक तरह से समझ जाओ। और शुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हो, एक तरह से पूरी तरह से ऑक्सीजन भरी हो। क्लियर। तो ये 6 नंबर अंतर है। 7वां देख लेते हैं कि इनमें कपाट नहीं होते हैं। देखो इनमें कपाट नहीं होते, जो धमनियाँ होती हैं, और ये जो सीरा होती है ना इनमें कपाट होता है। इनमें स्थान स्थान पर कपाट होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। अब देखो यहाँ इस चीज़ को भी मैं समझा देता हूँ। देखो इनमें कपाट की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेशर के द्वारा मतलब रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ पे ये हार्ट से जुड़ा रहता है। जब हार्ट मतलब प्रेशर ऐसे दबता है तो इसमें मतलब प्रेशर के द्वारा रक्त प्रवाहित होने लगता है। लेकिन सारे अंगों के द्वारा क्या होता है कि जब सारे अंग होते हैं तो सारे अंगों के द्वारा ये सिराओं में मतलब प्रवेश करता है। क्या हम लोग का प्रवेश करता है? अशुद्ध रक्त। अब देखो इसमें जगह जगह पे कपाट होते हैं क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये चूँकि अशुद्ध रक्त यहाँ सारे मतलब सारे अंगों से यहाँ मतलब इस सिरा में आता है और हृदय में पहुँचता है। तो यहाँ मतलब यहाँ आपका यहाँ एक कपाट होता है। उसके माध्यम से क्या करता है कि यह जो अशुद्ध रक्त होता है यहाँ से कपाट को बंद करते हैं, जाके यहाँ से होकर ये ऐसे मतलब इसमें मतलब धमनी में न चला जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कपाट होता है। तो ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। आप सिंपली याद रखिएगा कि जो धमनी होती है इसमें कपाट नहीं होते हैं और जो सिरा होती है उनमें कपाट होते हैं। क्लियर। अगला अंतर है 8वां कि इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है और जो ये होती है सिराएँ होती है ये गहरे लाल या नीले बैंगनी रंग की होती है। देखो ये नीले बैंगनी रंग की थोड़ी थोड़ी ये होती हैं। ठीक है, तो बाकी आपको थोड़ी थोड़ी लाल इसमें रुधिर के कारण ये लाल दिखाई देती है, लाल होती नहीं है ये वास्तव में। ठीक, तो सिरा और ये धमनी में रंग में भी ये अंतर आप स्पष्ट कर सकते हो। तो इसमें मैंने पूरा का पूरा ये इतना अंतर लिखा हुआ है। बाकी आपके एग्जाम में कैसे आता है, अगर 4 मार्क में आता है यह प्रश्न तो आप केवल 5-6 अंतर लिख दोगे, आपका काम चल जाएगा। और अगर 6 मार्क में आता है तो भैया ये पूरा का पूरा अंतर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो चलो ये आप लोग आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इधर मैं लाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये प्रश्न है। यहाँ पे देखो कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ओके, हम लोग समजातीय श्रेणी समझ लेते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। या इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ सकता है कि समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कार्बनिक, उत्तर क्या लिखोगे आप लोग कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह, देखो यहाँ पे 2 शब्द यूज हुए, सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह, एक जैसा होता है उसे समजातीय या सजातीय श्रेणी भी आप बोल सकते हो। अब देखो एक बार और मैं पढ़ता हूँ कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा गया कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। अब देखो इसमें आपको अंतर समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे CH3OH लिखा है, CH3OH लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है CH3CH2OH। देखो ये इनको अलग किया, इनको आप जोड़ भी सकते हो। जैसे कार्बन 2 है तो 2 कार्बन और ये 3 2 5 आपके हाइड्रोजन, यानी इसको आप C2H5OH भी लिख सकते हो।
ये देखो प्रोपेनॉल है तो CH3 CH2 CH2 OH है। तो यहाँ पे देखो इन सबको आप जोड़कर एक साथ लिख सकते हो। जैसे CH3 CH2 CH2 है तो ये 1 2 3 कार्बन और 3 दूपांत और 2 सात यानी C3H7, ठीक है। 3 दूपांत 2 सात, ठीक है, और OH। इस तरह से भी इसको लिख सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो लिखने का तरीका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे मेन जो चीज़ है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र, जो सामान्य सूत्र हो और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्रियात्मक समूह मीन्स देखो ये अंत में हमेशा OH 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 जुड़ा हुआ है हर जगह, देख रहे हो। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्रियात्मक समूह। यहाँ OH क्या है, ये क्रियात्मक समूह है। और कौन सा किस चीज़ का क्रियात्मक समूह है, तो एल्कोहल का ये है। किस चीज़ का, एल्कोहल का। अब देखो सामान्य सूत्र यहाँ पे देखो CH3 है, CH3 CH2 यानी C2H5 इसको बोल सकते हैं। और ये जो है आगे इतना, इसको हम C3H7 बोल सकते हैं। इन सभी का सामान्य सूत्र एक जैसा होगा। कैसे, जैसे देखो ये मेथेन एथेन प्रोपेन, तो ये आपको ऐसे पढ़ने से लग रहा है कि ये सभी क्या है, एल्केन ग्रुप के हैं। 3 ग्रुप होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो देखो जिसमें ए का मात्रा ऐसा है तो वो एल्केन ग्रुप का होता है। और इसका नॉर्मल फार्मूला CnH2n+2 होता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई मतलब मान लो क्रियात्मक समूह जुड़ जाए तो इसका नॉर्मली फार्मूला इस तरह से लिखा जाता है कि CnH2n+1 और वो जो मतलब एक नॉर्मली प्लस जो भी मतलब क्रियात्मक समूह हो, जैसे OH तो OH। तो यहाँ पे देखो इस फार्मूले पे, यहाँ पे इतना जो ये फार्मूला है इस पे आप सेटिस्फाइड कराओगे तो ये जो C3H7 है या C2H5 है और CH3, ये सब आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। कैसे, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखो यहाँ CN का मतलब क्या है, N का मतलब है CN लिखा है ना, तो N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी कार्बन कितने हैं। तो जैसे पहला ये CH3, तो देखो कार्बन 1 है तो हम लोग का सिंपल एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। लेकिन इसके अनुसार एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पे +1 होगा, इसके अनुसार +1 और प्लस OH ये है। तो चलो OH भी मैं कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे CN मीन्स यहाँ कोई भी एक लेकर हम टेस्ट कर सकते हैं, पहला ही लेकर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। कार्बन 1 है तो कार्बन 1 की जगह C यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, चलो लिख देते हैं। और H2n यानी 2n यानी 2 गुणे n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है पहले में और प्लस ये 1 और प्लस ये OH है, ठीक। अब देखो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा क्योंकि 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं। और ये 2 एकम 2 और ये क्या हो जाएगा, 1 3, यहाँ +1 भी है तो तो H3 और ये OH है तो सिंपली ये OH। देखो ये CH3OH प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार ये भी आप टेस्ट दोनों कर सकते हो। तो यही कहने का मतलब है कि जो आगे के सामान्य सूत्र हैं तीनों में देखो एक जैसे हैं, इस फार्मूले पे तीनों के तीनों बैठ जाएंगे। और उसके अलावा एक क्रियात्मक समूह है, ये भी तो एल्कोहल सब में है, तो ये सब एक जैसे हैं। तो वही कह रहे हैं कि जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन का लॉजिक, मैंने आपको समझा दिया जिससे आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। देखो बहुत सारे लोग होंगे जो ये पढ़ेंगे और ये बस मेथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल लिख देना, हो गया काम खत्म, चलो आगे चलते हैं। लेकिन यार वो पढ़ने का तरीका नहीं होता है, ठीक। चलो तो ये हम लोग का ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया। चलो अगला जो प्रश्न है उसको कर लेते हैं। 1 मिनट इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी साइड में कर लेता हूँ। अगला प्रश्न चलो हम लोग का न्यूमेरिकल से संबंधित है। यहाँ पे आप तो देख सकते हो प्रश्न क्या है, आप लोग को देख सकते हो कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब में समझना हमेशा वस्तु, ये ना कि आप लोग बिंब लिखा है तो प्रतिबिंब यानी इमेज नहीं, बिंब मीन्स वस्तु। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब यानी वही कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। यहाँ उत्तल दर्पण की बात किया है तो ये उत्तल दर्पण क्या होता है और इससे प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे एक मान लो एक ये गोला होता है ना, जैसे ये गोला होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण 2 दर्पण होते हैं। एक उत्तल होता है और एक क्या होता है, अवतल होता है, आपने पढ़ा होगा। ये 2 दर्पण होते हैं और ये जो दोनों उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं एक मतलब खोखले गोले का भाग होता है। जैसे ये खोखला एक शीशे का गोला है, इसको बीच में से अगर काट दिया जाए तो देखो कुछ 2 इस प्रकार के, एक ये और एक ये, और इनका केंद्र मान लो यहाँ पे था, यहाँ पे तो ये बीच में आप लोग का ये अगर केंद्र यहाँ पे हो जाए
तो ये आप लोग का ये हो गया और ये हो गया। इस प्रकार ये इतना तो नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर केंद्र है तो मान लो यहाँ कुछ इस प्रकार से, यहाँ इसका ये हो जाएगी त्रिज्या और यहाँ से ये हो जाएगी। ये दो टुकड़े जो कट कर निकले कुछ इस प्रकार के आप लोग को प्राप्त होंगे। इनको आप लोग जोड़ोगे तो कुछ ऐसा फिर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इसके ये अंदर वाले भाग से हम लोग कलई कर दें, ठीक है, यहाँ पे कलई कर दी जाती है तो इसका ये परावर्तक पृष्ठ ये होता है और इससे प्रकाश का जो भी यहाँ आता है तो इससे परावर्तन होता है। यहाँ उभरे हुए भाग से, ये इधर वाला ये उभरा हुआ भाग है तो उभरे वाला भाग है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्तल दर्पण बोल देते हैं। इसी को बोल देते हैं उत्तल दर्पण। अब देखो, अब हम लोगों ने कलई अंदर से किया, अगर कलई हम लोग क्या कर देंगे, बाहर से कर देंगे, मतलब बाहर से एक तरह से रंग देंगे तो हम लोग का प्रकाश का परावर्तन अंदर से होगा ऐसे, और अंदर से होगा यानी दबे हुए तल से होगा। तो जो दबा हुआ तल जिससे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल, यानी दबा हुआ अवतल, उसी को हम बोल देते हैं अवतल दर्पण। यहाँ आप ध्यान देना, यहाँ आप ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो यहाँ ये अगर इसको हम मुख्य बिंदु मानते हैं, ये हम लोग का मुख्य दर्पण का मुख्य बिंदु होता है, ठीक। तो यहाँ से देखो इधर वाली जो भी दूरियाँ होती हैं, मतलब उल्टे हाथ की तरफ, उनको क्या लिया जाता है और इधर जो होती है उनको क्या लिया जाता है। इस चीज़ को मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ मतलब याद रखना सबसे ज़रूरी है। देखो यहाँ जो इधर की दूरियाँ होती है, दर्पण के इधर की दूरी, उसको हमेशा धनात्मक, और इधर की जो दूरियाँ होती है उनको हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। क्लियर। तो ये हम लोग का अवतल दर्पण में क्या होता है कि यहाँ देखो, और हम लोग का यहाँ त्रिज्या इधर है तो हम लोग का फोकस भी इधर ही होगा, यहीं पे कहीं, ठीक है। और ये वक्रता त्रिज्या है तो ये सी हो गया। अब देखो यहाँ पे भी ये हम लोग का क्या हो गया, ये सी हो गया वक्रता त्रिज्या यहाँ पे, तो ये वक्रता केंद्र हो गया पूरी, यहाँ से यहाँ तक की वक्रता त्रिज्या हो गई, और कहीं फोकस भी यहीं पे होगा बीच में। अब देखो यहाँ पे लॉजिक की बात क्या है कि यहाँ पे उत्तल दर्पण में देखो, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या है कि फोकस हम लोग का इधर है, ये जो है हम लोग का इधर है, तो उत्तल दर्पण में फोकस हमेशा देखो यहाँ पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इधर स्थित होगा। और अवतल दर्पण में हमेशा क्या होगा कि फोकस इधर है, तो इधर है दर्पण के, तो हमेशा निगेटिव होगा। तो इस चीज़ को मतलब ये लॉजिक है, इसको आप सीधे सीधे ये भी याद रख सकते हो कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, बल्कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्लियर है। तो ये कैसे धनात्मक ऋणात्मक होती है मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दिया। अब चलो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और देखो जो वस्तु होती है ना, जो वस्तु होती है वो हमेशा दर्पण के इधर बाएं तरफ रखी जाती है, इधर रखी जाती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा वस्तु की दूरी यानी वस्तु की दूरी जिसको हम यू बोलते हैं उसको भी हम लोग ऋणात्मक लेंगे क्योंकि इधर रखी जाती है। क्लियर। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि 15 सेंटीमीटर दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब मीन्स वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन चलो उससे पहले और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जितनी चीज़ें आप जान लो अच्छी आप लोग के लिए होंगी। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसको भी हम लोग समझ देते हैं। देखो जो उत्तल दर्पण होता है ना, इसके द्वारा आप लोग के 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और जो अवतल दर्पण होता है ना उसके द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण को मैं छोड़ देता हूँ, उत्तल दर्पण से यहाँ रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको पूरा का पूरा मैं समझा देता हूँ। देखो उत्तल दर्पण द्वारा 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, एक जब वस्तु अनंत पर स्थित हो और दूसरी जब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो ये ए बी वस्तु है जो अनंत पे स्थित है, यहाँ पे बोल रहा है कि अनंत पे ये स्थित है, तो अनंत पे स्थित है तो ये हम लोग का उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण मीन्स जिसके उभरे हुए भाग से इधर से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ से देखो प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, और आके दर्पण से टकरा कर इधर कुछ गुजर जाएगी, यहाँ से आ रही है और इधर गुजर जाएगी। तो देखो ये गुजर रही है तो कुछ प्रतीत हो रहा है कि ये अंदर से आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये डाट दिया गया है ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ पे मान लो ये वस्तु से यहाँ सीधे अगर कोई किरण आती है दर्पण से टकराती है तो सीधे उसी माध्यम से गुजर जाएगी, मतलब इधर आएगी फिर टकरा कर सीधे चली जाएगी। और उसके बाद यहाँ नीचे देखो ये यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आई है और इधर टकरा कर दर्पण से इधर चली गई है, लेकिन यह इधर गई है तो ये लग रहा है कि ये अंदर से कहीं से आ रही है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 2 किरणें यहाँ पे आकर यहाँ पीछे फोकस पे
मतलब प्रतीत हो रही है कि दूसरे एक दूसरे को काट रही हैं, और जहाँ दो किरणें एक दूसरे को काटती है वहीं पे क्या बनता है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहीं पे प्रतिबिंब बना है। तो फर्स्ट स्थिति उत्तल दर्पण द्वारा कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, पीछे मीन्स इधर, इस साइड। क्लियर। और इस चीज़ को आप लोग याद रखिए कि जब जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा आभासी होता है, और जो दर्पण के आगे यानी इधर बनता है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और हमेशा आप लोग ये भी याद रखना कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ जो प्रतिबिंब बना वो सीधा होगा। क्लियर। सेकंड क्या होता है कि सेकंड अगर वस्तु को हम लोग अनंत और दर्पण ध्रुव के ध्रुव यानी ये मतलब मेन है, ये इसके बीच हम लोग रख दे तो क्या होगा, ये जो वस्तु है ये अब अनंत पे नहीं है, अनंत और इसके बीच यानी अनंत से आगे है। तो देखो जब यहाँ पे हमने रख दिया तो इसका सेम उसी प्रकार इधर ही फिगर बनेगा। इस पर मैं ज़्यादा मतलब नहीं जाना चाहता हूँ अंदर, इसका इधर ही बनेगा और ये भी काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन दर्पण के इधर बनेगा तो आभासी बनेगा। क्लियर। अब देखो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, अब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक मिनट, मैं कोई सादा पेज ले लेता हूँ। चलो इसी पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं, इस पे दिक्कत होगी। एक मिनट, हाँ यार ये भी तो भरा हुआ है। चलो इसी पे हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो हम लोगों से कहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण। ओके, यहाँ पे हमें फोकस दूरी दिया है, तो फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ बराबर हमें क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर, और चूंकि उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी हम लोग धनात्मक ही रखेंगे। क्लियर। अब देखो कोई बिंब यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब देखो वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, और u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर रखिए, और वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है, और बाएं तरफ रखी जाती है तो उसको हमेशा हम लोग ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे ले लेंगे -10 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे ये उत्तल दर्पण है, यहाँ मैं आपको एक उत्तल दर्पण बना देता हूँ, हालांकि आपको बनाने की जरूरत नहीं है। उत्तल दर्पण तो इधर वस्तु इधर 10 सेंटीमीटर कहीं इधर रखी है वस्तु, तो इधर वाली दूरी ऋणात्मक, तो इसीलिए यहाँ पे ऋणात्मक लिया है। क्लियर। उसके अब बाद हमें क्या पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ओके, जो हम लोग का प्रतिबिंब भी है इसकी हम लोग स्थिति पूछ रहा है और प्लस प्रकृति पूछ रहा है कि प्रकृति कैसी होगी। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दर्पण का सामान्य सूत्र क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सिंपल, ये दर्पण का सामान्य सूत्र है। अब इसी पे जो जो चीज़ें हैं उनको रख दो। हमें 1 और बटा f का मान हमें क्या दिया है 15, तो यहाँ 15 रख लेता हूँ, इक्वल टू 1/u। u क्या दिया हमें भाई, u हमें -10 दिया है, तो माइनस यहाँ रखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, वही बात हुआ -1/10 हो जाएगा, और प्लस 1/v। v हमें नहीं दिया तो v के जगह पे हम कुछ नहीं रखते हैं। सिंपल। अब चलो अब हम लोग का क्या होगा कि इसको इधर लाएंगे, क्योंकि वो हमें v का मान याद करना है। तो 1/15, और देखो माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 1/10 इक्वल टू 1/v हो गया। तो हम लोग पूरा बदल देंगे तो कोई चिन्ह भी नहीं बदलेगा, यानी 1/v इक्वल टू हम लोग 1/15 प्लस 1/10 हम लोग कर सकते हैं। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1/v इक्वल टू हम लोग का इसका हम लोग लसन लेंगे सीधे, ठीक है। तो 15 और 10 का लसन लेंगे तो हम लोग का 30 हो जाएगा, ठीक है। और 15 दूना के ये 30 और एक 2 कम 15 तो 30, 2 कम 2 और प्लस 10 33 3 हो जाएगा। अब देखो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और बताइए 30 हो जाएगा, ये वाला, ठीक। अब देखो हमें v का मान याद करना है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका सीधे यहाँ से v इक्वल टू ये पलट जाएगा, ठीक है। v इक्वल टू ये आपका 30/5 यानी 5 का 30 6 हो जाएगा। अब कहोगे ये कैसे आपने किया, तो इस तरह से भी कर सकते हो, v से इधर गुणा करोगे 5v और इधर गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा, यानी 5v इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो v इक्वल टू 5 उधर इधर गुणा है तो जाकर उधर बटा होगा, तो ये 5 का 30 6 हो जाएगा, यानी v का मान हम लोग का कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 क्या है, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग सेंटीमीटर में दी हुई थी यहाँ पे ऊपर। अब देखो यहाँ पे हम लोग का भी यानी जो प्रतिबिंब है वो कैसा आया, यहाँ पे धनात्मक आया। अब धनात्मक प्रतिबिंब आने का क्या मतलब, धनात्मक प्रतिबिंब आने का मतलब कि प्रतिबिंब मतलब ये मुख्य बिंदु से इधर कहीं बना है, और कितने दूरी पे बना है, 6 सेंटीमीटर आया है, मतलब इधर 6 सेंटीमीटर दूरी पर कहीं यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। क्लियर। तो अगर इधर प्रतिबिंब बनता है तो हमें 2 क्वेश्चन पूछा था कि उसकी स्थिति क्या होगी और प्रकृति क्या होगी। तो आप लोग लिख दोगे, यहाँ इतना सॉल्व करने के बाद आप लिखोगे कि अतः प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, देखो ये वाला इधर वाला भाग पीछे होता है, ये वाला आगे होता है, तो इधर आप लोग लिख दोगे कि दर्पण के पीछे से 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगी और दर्पण आभासी बनेगा। क्लियर।
क्या बनेगा, आभासी, क्योंकि इधर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार आप लोग लिख दोगे, इसका प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी होगी, सिंपल। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन के अलावा मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको समझाया। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो इसी प्रकार की मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।